नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंडिया और जापान में बच्चों की पेरेंटिंग और एजुकेशन के तरीकों में आखिर क्या फ़र्क है। ये दोनों ही देश अपने रिच कल्चर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की परवरिश की आती है तो इनके तरीके बिल्कुल अलग दिशाओं में जाते हैं। आज हम इन्हीं बुनियादी और गहरे अंतरों को डिकोड करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन का माहौल एक बच्चे की आज़ादी और उसकी कामयाबी को कैसे तय करता है? जरा सोचिए। एक तरफ हमारे यहाँ बच्चों को हर कदम पर गाइड किया जाता है, उनका हाथ थाम कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्कृतियों में बहुत छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल अकेले बाजार से सामान लाते दिख जाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये फर्क सिर्फ आदतों का नहीं, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ों का है। तो आज हम इस एक्सप्लेनर में 5 मेन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। फैमिली स्ट्रक्चर, अर्ली साइकोलॉजी, एजुकेशन के गोल्स, स्ट्रेस और डिसिप्लिन हैंडल करना और आखिर में बच्चों की आपस में तुलना करने से बचना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर यानी परिवार के ढांचे की। किसी भी बच्चे के विकास की नींव उसके घर से ही शुरू होती है। इंडिया में बच्चे अक्सर जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवारों में बड़े होते हैं, जहां दादा दादी का पूरा साथ और भागीदारी होती है। लेकिन जापान में मामला थोड़ा अलग है। वहां न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा होती हैं और बच्चे को पालने की मेन जिम्मेदारी मां की होती है, जो बच्चे को बचपन से ही इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाती है। इन अलग अलग माहौल का सीधा असर बच्चों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। इंडियन परिवारों में बच्चों को हमेशा घर के बड़ों का गाइडेंस मिलता है, वो डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापानी बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो छोटी उम्र से ही अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद संभालें। इससे उनमें आज़ादी और खुद काम करने की आदत बहुत जल्दी आ जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, अर्ली चाइल्डहुड साइकोलॉजी। इसे गहराई से समझने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट हेडी केलर की रिसर्च को देखना होगा। जापानीज कल्चर में प्रॉक्सिमल पेरेंटिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है माँ और बच्चे के बीच लगातार फिजिकल क्लोजनेस, मतलब बच्चे के साथ सोना और उसके रोने या परेशान होने से पहले ही उसकी ज़रूरतें पूरी कर देना, ताकि उसे रोने का मौका ही ना मिले। इसके ठीक उलट होता है डिजिटल पेरेंटिंग, जो अक्सर वेस्टर्न देशों में देखने को मिलता है। इसमें आई कांटेक्ट और बातों के जरिए कम्युनिकेट करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जहां जापानी कल्चर में माँ और बच्चे को लगभग एक ही मान लिया जाता है, वहीं डिजिटल पेरेंटिंग बच्चों को अपनी अलग पहचान और मांगे खुलकर एक्सप्रेस करना सिखाती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान का ये फिजिकल क्लोजनेस वाला तरीका बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन बहुत तेजी से डेवलप करता है। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं और ध्यान पर कंट्रोल करना। आपने शायद जापान का वो मशहूर टीवी शो हजीमेते नो उत्सुकाई या ओल्ड इनफ देखा होगा। उसमें 2-3 साल के बच्चे बिल्कुल अकेले बाजार का काम निपटाते हैं और एकदम शांत और फोकस्ड रहते हैं। तो यहाँ दो अलग बातें सामने आती हैं। कुछ माहौल सेल्फ रिकग्निशन को बढ़ावा देते हैं, जहां बच्चे अपनी बात मनवाने या अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए मुखर होते हैं या जिद करते हैं। वहीं जापानी बच्चे सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं। वो अपनी भावनाओं को तब तक कंट्रोल में रखना सीख जाते हैं जब तक कि उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, एजुकेशन गोल्स। जैसे जैसे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, प्राथमिकताओं का ये फर्क और भी साफ हो जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अच्छे मार्क्स और एकेडमिक एक्सीलेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। दूसरी तरफ जापानी स्कूलों में मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग और टीम वर्क पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ नैतिक शिक्षा को व्यक्तिगत अंकों से कहीं ऊपर रखा जाता है। एक्टिविटीज़ चुनने में भी ये फर्क साफ झलकता है। इंडिया में पेरेंट्स अक्सर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या म्यूजिक क्लासेस, जहां एक तय नियम होता है। जबकि जापान में फ्री प्ले को बहुत ज़रूरी माना जाता है, जहां बच्चे बिना किसी नियम के आज़ाद होकर खेलें और नेचर के साथ जुड़ें। हमारा चौथा पॉइंट है स्ट्रेस और डिसिप्लिन को हैंडल करने के तरीके। पढ़ाई के ये अलग अलग तरीके बच्चों के लिए स्ट्रेस के अलग अलग कारण भी बनाते हैं। इंडियन बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन एग्जाम्स और पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से होती है, और उन्हें डायरेक्ट सज़ा भी मिल सकती है जहां वे अपनी भावनाएं खुलकर दिखाते हैं। पर जापानी बच्चों का स्ट्रेस अलग है। उनका सबसे बड़ा प्रेशर होता है ग्रुप में फिट होना, और वहां डिसिप्लिन डायरेक्ट सज़ा से नहीं बल्कि एम्पैथी और गिल्ट के जरिए सिखाया जाता है। जापान में ये ग्रुप हार्मोनी यानी सामाजिक सद्भाव बहुत बड़ी चीज़ है।
अगर किसी बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो वहां उसकी कोई सुविधा छीनने या सजा देने के बजाय पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि उसकी गलती की वजह से परिवार या ग्रुप को कितना नुकसान पहुंचा है। इससे बच्चे सिर्फ नियम रटने के बजाय दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट, आपस में तुलना या कंपैरिजन से बचना। बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की एक बहुत बड़ी चाबी यह है कि जापानी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे की एकेडमिक रैंकिंग की तुलना दूसरों से नहीं करते। वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि भले ही उनका बच्चा इंग्लिश ग्रामर में अच्छा ना करे, पर मैथ्स में तो बेहतरीन कर ही लेगा। वो बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ पर विश्वास करते हैं, साथियों के बीच की रेस पर नहीं। तो हम इन सब बातों से क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान और काम की आदतें हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया जा सकता है। बच्चों की आपस में तुलना करना बंद करें, उन्हें रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, स्वतंत्र रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें और कंपटीशन के बजाय उनमें एम्पैथी यानी सहानुभूति को बढ़ावा दें। ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ मार्क्स या रैंकिंग के पीछे भागने के बजाय अगर हम बच्चे के कैरेक्टर और पर्सनल ग्रोथ को अहमियत देंगे तो उनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो हमेशा उनके साथ रहेगा। इमोशनल रेजिलियंस को प्राथमिकता देने से एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनता है जहां बच्चे मानक अपेक्षाओं से तनावग्रस्त रहने के बजाय अपनी खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा करना सीखते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, कल के लिए समझदार, मजबूत और दूसरों का दर्द समझने वाले ग्लोबल सिटीजन तैयार करने के लिए हमें किन बातों को अपनाना चाहिए? इंडिया का बेहतरीन एकेडमिक फोकस या जापान का एम्पैथी वाला सेल्फ डिसिप्लिन? क्या हम इन दोनों का एक शानदार बैलेंस बना सकते हैं जो अगली जनरेशन के लिए बेस्ट हो? इसी सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।